अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद खालिद लाया हूँ अवाम का पाकिस्तान खालिद महमूद खान के साथ। और आज हम बात करेंगे वतन, मादरे वतन और आवाम के। सर ये बताएं कि वतन का क्या मतलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद खालिद खान, पहले तो मैं आपकी खबर लूँगा कि आपने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया है। आप माने तो बहुत अच्छी बात है, ना माने तो आपके नाजरीन, सामीन और आवाम के पाकिस्तान के अवाम आपसे ये मनवा लेंगे। आपने ये मौजू इसलिए लिया है कि एक आपको परेशानी है कि मुल्क में जो इस वक्त इंतखाबात हुए हैं, इस इंतखाबात के नतीजा में हुकूमतें बनेंगी, वो कैसी होंगी। इस इंतखाब में किसके साथ जुल्म हुआ, उसका नुकसान, जुल्म का नुकसान किसको होता है? अवाम को होता है। चीज़ें जब सही तरतीब में इदारे नहीं बनते, अकदार नहीं बनती, कानून नहीं बनते, तो अवाम को होता है। तो आपने इसलिए इस मौजू का इंतखाब किया है। मैं आपको इसकी ख़ास तारीफ़ करता हूँ और तहसीन करता हूँ, शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि वतन एक इलाका होता है, एक जोग्राफिया होता है, उसके लोग होते हैं जिनको हम अवाम कहते हैं। वो आपस में मिलजुल कर रहने का वादा करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और अपनी हिफाजत के इंतज़ाम और इदारे बनाते हैं। तो वही इलाका, वही जगह, वही अवाम, वही उनकी ज़बान, वही उनकी अकदार और उनके बनाए हुए कानून, उनका वतन। अच्छा, तो वतन को फिर मादरे वतन क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका। बहुत खुश हूँ मैं आपका ये लफ्ज़ सुनकर, मादरे वतन। ये तो अकीदत की तरह है, ये तो इबादत गाहों की परस्तिश की तरह है। इसके खिलाफ कौमियत परस्ती या नेशनलिज्म की बात भी की जाती है, उसके ऊपर तनकीद भी की जाती है, एतराज़ात भी किए। नेशनलिज्म कहें या ना कहें, वतन और मादर वतन के लफ्ज़ से तो जब वतन में लोगों को उनके इदारे, हिफाजती इदारे, हिसास इदारे, फौजी इदारे, पुलिस के इदारे, FIA के इदारे और दीगर इदारे उनको हिफाजत देते हैं, तो वो उनकी मादर वतन। जब अदालतें उनको इंसाफ देती हैं, अवाम को इंसाफ होता क्या है? अवाम के हकूक होते हैं, जो कोई नहीं दे सकता तो अदालतें दे देती। जब अदालतें हुकूमत के बिहाफ पे, क्योंकि वो हुकूमत के इदारे होते हैं, अवाम को इंसाफ देती हैं, तो अवाम को हक मिलता। जब हक मिलता है तो अवाम उसका शुक्रिया वतन से मोहब्बत की शक्ल में अदा करते हैं। इसलिए अपने वतन को मादरे वतन कहते हैं। मैं दोबारा एक लफ्ज़, एक जुमला कहने की इजाज़त चाहता हूँ कि जब अवाम को हिफाजत और उनके हकूक मिलते हैं, तो वो वतन को मादरे वतन कहने से गुरेज नहीं करते, फ़ख्र महसूस करते हैं। वो ऐसा तो हो सकता है कि वो अपनी माँ को कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत और कितनी एहतराम देते हैं, मगर मादरे वतन के बगैर ना किसी कौम की बका है, ना किसी मुआशरा की बका है, ना किसी फर्द की बका है। अच्छा, तो सर फिर ये बताएं कि अवाम मादरे वतन की औलाद क्यों होते हैं। अवाम मादरे वतन की औलाद इसलिए होते हैं कि वतन या मुल्क, रियासत या सल्तनत के पास इख्तियार और हुकूमत करने के और हुक्म देने के, निज़ाम बनाने के और उनको चलाने का इख्तियार होता है। जब वो इख्तियार अवाम के हक में इस्तेमाल किया जाता है, अदालतों के ज़रिए ख़ास तौर से, इंतज़ामी इदारों के ज़रिए ख़ास तौर से, पुलिस लोगों को हिफाजत देती हो, उनसे तावन करती हो। पुलिस कौन होती है? ये गैर मुल्की है कोई लोग, हमारे बच्चे हैं, हमारे घरों से गए हुए हैं, उन्होंने हमारे घरों में वापस आना है। मैं किसी जगह कह भी चुका हूँ कि उन्हीं फौजियों, जवानों ने और पुलिस के लोगों ने, नौजवानों ने हमारी बच्चियों की डोलियां उठानी और हमारे बुजुर्गों के जनाजे उठाने। वो हम में से हैं, हम वही हैं, हम पुलिस हैं, हम फौज हैं, वो अवाम है। इसका कोई फर्क नहीं। हाँ, फर्क डाल दिया जाए। इस हद तक मैं बात को न सिर्फ तस्लीम करता हूँ बल्कि वजाहत से बयान भी करता हूँ। अवाम इसलिए औलाद होते हैं कि उनको रियासत अपने इदारों के ज़रिए, अदालत के ज़रिए, फौज के ज़रिए, अपने पुलिस के ज़रिए और दूसरे इदारों के ज़रिए, तालीमी इदारों के ज़रिए उनका हक पहुँचाती है। माँ क्या करती है? पैदा करने के बाद उनको, बच्चे को साफ सुथरा रखती है, रोटी देती है,
दूध पिलाती है, सफाई करती है उसकी, पालती पोसती है। अदालत भी यही करती है, रियासत के बिहाफ पर, रियासत के नाम से, उसके इख्तियार से लोगों को हकूक देती है। तो लोग, आवाम, आप और मैं मादरे वतन की औलाद होते हैं। अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि मादरे वतन अवाम को पहचान देती है, तो फिर ये बताएं क्या अवाम अपनी मादरे वतन के साथ बेवफाई कर सकती है? जी, ऐसा मुमकिन है। ये तो बहुत ही हकीकत पर मबनी एक आपका सवाल है, और हकीकत पर मबनी ही इसका जवाब है। रियलिज्म कहते हैं। जब कोई वतन, जब कोई मुल्क, जब कोई मादरे वतन अपने ही अवाम के, अपनी ही औलादों के, अपने ही बच्चों के हकूक अदा नहीं करेगी, तो वो लोग क्या करेंगे? भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, बीमारियों से मरेंगे, इल्म की दुनिया में जहालत से मरेंगे? नहीं, वो अपने वतन ही के खिलाफ हो जाएंगे। उनके जज्बात बदल जाएंगे, उनकी मोहब्बत गुरेज की सूरत इख्तियार कर जाएगी। और इनकलाबात का फलसफा तो साबित करता है कि ये जो लोग गुरेज करते हैं मोहब्बत करने से, गुरेज पा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मोहब्बत नहीं करते, लापरवाही का रवैया वतन के साथ इख्तियार करते हैं, ये नफरत में बदल जाते हैं। वो अपने ही इदारों पर चढ़ दौड़ते, अपने ही वतन पर, मादरे वतन पर हमला कर इनकलाब बर्पा करते हैं। इनकलाब के बारे में भी याद रखें, जो कामयाब हो जाए तो ये कारनामा है। पूरी दुनिया की इनकलाब की तारीख की मैं एक लफ्ज़ में वजाहत कर रहा हूँ कि कामयाब हो जाए तो ये कारनामा है, नाकामी हो जाए तो ये गद्दारी होती है। तो अवाम को जब उनकी माँ, उनका वतन हकूक अदा न कर सके, तो ये ऐसे ही नाराज़ हो जाते हैं जैसे घरों में किसी माँ के साथ उसके बच्चे नाराज़ हो जाएं, जो उनको खाना न दे सके, उनको दूध ना पिला सके, उनको बिस्तर सीधा ना करके दे सके, उनको पानी ना पिला सके। अच्छा, तो सर फिर मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहता हूँ, क्या मशरकी पाकिस्तान भी मादरे वतन था? इसको अवाम ने सौतेली माँ की तरह बना के बांग्लादेश क्यों बना दिया? ये एक आपका तारीखी सवाल है, और इस पर बहुत ज़्यादा मैं लिखता भी हूँ, बात भी करता हूँ, और दुखी भी रहता हूँ। ये दुख मेरा नहीं है, अवाम का है। मैं एक अवाम हूँ। वो मुल्क मेरा था, अवाम का था, आपका था। मगरबी पाकिस्तान की निस्बत उनकी 2 गुना आबादी थी। मुस्लिम लीग बंगालियों ने बनाई, और मगरबी पाकिस्तान का कोई सियासतदान मुस्लिम लीग बनाने के वक्त उन लोगों में शामिल भी नहीं। क्या किया उसके? 2 गुना आबादी। जिस तरह उसको बेइज्जत किया गया, उनकी जबान को बेइज्जत किया, उसी बेइज्जती की वजह से सारा बात आगे बढ़ती। ऐसे ही समझें कोई छोटी मोटी फिंसी निकल आई थी जबान के तनाज़ा की, कैंसर बना दी गई, वतन काट दिए थे। लेकिन एक बात मैं आपके सवाल के जवाब में बहुत वजाहत से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश को अवाम ने नहीं बनाया। अवाम ने तो उनको 2 गुना वोट दे दिए। मगरबी पाकिस्तान को सिर्फ तीसरे हिस्से के वोट मिले, यहाँ के अशराफिया को और मुक्तदिरा को सिर्फ तीसरा हिस्सा वोट, 2 हिस्से तो मशरकी पाकिस्तान के सियासतदानों को मिले, जिसका नाम मुजीबुर रहमान था, शेख मुजीबुर। अवामी मुस्लिम लीग उसकी जमात थी, उसको अवाम ने अलग नहीं किया। अवाम उससे मोहब्बत करते थे। मैं आज भी कहता हूँ कि कायदे आजम के बाद सबसे बड़ा था कायद सियासी तौर पर जिसको मैं मानता हूँ, वो मुजीबुर रहमान था। हम किसी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को और इमरान खान को कोई एजाज़ देने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी दर्जाबंदी की जाए तो पाकिस्तान की तारीख में मुजीबुर रहमान से बड़ा सियासतदान अब तक कोई पैदा नहीं। और वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, पाकिस्तान के हक में था। उसने अपनी पूरी तारीख में पाकिस्तान के ऐसे अलहदगी की बात नहीं की। वो सिर्फ लोगों को इस बात का एहसास दिलाता था, मगरबी पाकिस्तान की जर्नैलों को उस वक़्त के, उनको एहसास दिलाता था, मुक़तदरा को दिलाता था, जागीरदारों को दिलाता था, पार्लिमान पर कब्जा कर लेने वाले सरमायाकारों को और सरमायादारों को कहता था कि ऐसा न करो, ऐसा करोगे तो ये वतन अलग हो जाएगा। तो इसमें वतन के अलहदा करने की कोई उसकी आरज़ू नहीं थी, बल्कि वो तो एक वार्निंग दे रहा था कि ऐसा करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। ये अवाम देखा, ये ना फैसला था, ना पाकिस्तान के खिलाफ अवाम ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। ये खवास थे, पार्लिमान की सरमायाकारी करने वाले लोग थे, जो पैसों से कहते हैं हम इंतखाबात खरीद लेंगे। और अभी 2022 में एक पार्लियामेंट तो खरीद ली गई। क्या ये कोई राज है पाकिस्तान में कि कभी मरी में मंडी लगती है पार्लिमान के लोगों की, कभी छांगा मांगा में लगती, कभी लाहौर के होटलों में लगती, कभी कराची के मोटलों में लगती? ये तो कोई राज नहीं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान को अलहदा कर दिया,
اور اس کو بنگلہ دیش بنا دیا، اور اس میں ان کا لالچ یہ تھا کہ مجیب الرحمان کی بجائے، مشرقی پاکستان کی بجائے تیسرا حصہ ہی ہو مغربی پاکستان، تو وہ ان کے ہاتھ میں ہو، اس کے ساتھ جو کھلواڑ کریں وہ کر سکیں، جتنی لوٹ کر سکیں اتنی لوٹ کھسوٹ کر لیں، اسی لوٹ کھسوٹ سے پھر اور ظلم کریں، پھر اور اسی لوٹ کھسوٹ سے اختیار حاصل کریں، پارلیمان میں چلی جائیں، اقلیت ہو کر پاکستان میں چلے جائیں، اور پھر لوٹ کھسوٹ، اپنے گھر بیرون ملک بنائیں، اپنے بینک ان کے بیرون ملک ہوں، ان کی فیکٹریاں بیرون ملک ہوں، ہو پاکستان کا پیسہ عوام۔ آپ جب آٹا خریدتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس آٹے پہ ٹیکس لگا ہوتا ہے، اور جو قیمت آپ ادا کرتے ہیں اس قیمت میں ٹیکس کی ایک قیمت ہوتی ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے، اس میں زر ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ آپ جب چینی خریدتے ہیں تو آپ کی اس چینی پر ٹیکس ادا ہو چکا ہوتا ہے، وہ جب آپ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت میں آپ اس کا ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور تو اور یہ بڑی دردناک بات ہے، میں اس پہ پھر کسی وقت تفصیل سے، آپ جو پانی پیتے ہیں بوتل سے بھی، آپ اس پر بھی ٹیکس دے رہے ہو۔ یہ عوام کی ضرورت کی ایسی چیزیں ہیں جن پر عوام اپنا پیسہ خرچ کرتے، اس پیسے کو چند لوگ اکٹھا کر دیں، وہ سیاسی سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور اس طرح وطن سے لوگوں کو دوری کی، بنگلہ دیش بنا دینے کی صورتحال پیدا، کبھی بلوچوں کے ہاں بغاوت کی بات شروع ہو جاتی، کبھی سندھ میں شروع ہو جاتی، کبھی KPK کے خلاف ہو جاتی، کبھی پنجاب میں یہ صورتحال ہو جاتی، اور انہی باتوں کا نتیجہ ہے کہ جہاں اس دنیا میں 2024 میں تہذیبی ترقی کے اس معیار پر نامعلوم افراد لوگوں کو اٹھا دیں۔ یہ کون سی فوج ہے، یہ کون سی فورس ہے، یہ کون سی حفاظت کرنے والا ادارہ ہے، نامعلوم افراد۔ ہمارا آئین کہاں گیا، ہمارا وطن کا قانون کہاں گیا، ہماری افواج کہاں گئی، ہماری حفاظتی ادارے پولیس کہاں گئی، اگر نامعلوم افراد لاپتہ افراد۔ بھائی اگر یہ مادر وطن ہے جس کو ہم اتنی محبت سے مادر وطن کہتے ہیں، تو اس کی گود میں لاپتہ کیوں ہو جاؤں، میرے عوام کے بچے لاپتہ کیوں ہو جائیں؟ بھائی کسی نے جرم کیا ہے تو اس کا جرم بھی بتائیں، عدالت میں بھی لے جائیں، اس کی خبر بھی دیں، بتائیں بھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو بنگلہ دیش بھی بن جائے، اور اس سے بڑے نقصانات کہ تھوڑا سا حصہ مغربی پاکستان کا جو بچ گیا تھا اس کے بھی سے بکھرے ہو جائیں، اس کی بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیسے ہوتے ہیں، عوام ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو ریاست ٹکڑے ٹکڑے۔ تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب عوام کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کی عزت کو ذلت میں بدل دیا جاتا ہے، ان پہ اختیار کی سیاست کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے عوام کے اپنے پیسہ سے، تو پھر لوگ وطن کو وہی سمجھتے ہیں کہ جیسے وطن نے ان کی حفاظت نہیں، وطن نے ان کے حقوق ادا نہیں۔ دنیا میں بہت سے ملک ہیں، میں ان کے نام لے کر بتا سکتا جہاں لوگ اپنے وطن کے خلاف بات کرتے، ہر روز ہنگامے ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کا انتشار ہے، معکوس ترقی ہے۔ معکوس ترقی سے مراد پسماندگی کی رفتار سے جاری ہے، بہت سے ممالک کے نام بتا سکتے تھوڑے وقت کی وجہ سے، تو یہ ضرور ہوتا ہے جو آپ نے سوال کیا۔ اچھا، تو پھر میرا ایک آخری سوال بس یہ ہے، مادر وطن کی محبت اور احترام کے لیے کیا کچھ ضروری ہے؟ بددیانتیاں ختم کر دی جائیں، سیاسی خریداری ختم کر دی جائے، پارلیمان پر سرمایہ کاری ختم کی جائے، خاص گھرانوں کی حکومتیں، جمہوریت نہیں ہوتی۔ میں کئی بار کہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے ہی نہیں، یہاں تو خاندانوں کی جمہوریت، وراثتی سیاست، وہ بھی جمہوریت جیسی بھی ہے، مجھے تو قابل قبول ہے کہ ترقی کر کے بہتر ہو جائے گی، ایک امید رکھنے والا آدمی ہے، کیا قربانیاں اس کے لیے لوگوں کو دیں، وہ لاپتہ افراد ہو جائیں گے، ان کے اپنے بہن بھائی نامعلوم افراد ان کو غائب کر دیں، آئندہ ہو نہ ہو، آج کے دن تک تو یہ کام ہوتا۔ اس ملک کا لوٹا کھسوٹا پیسہ کسی عوام کے خلاف استعمال کیا جائے، پیسہ لوٹ لیں، اسلحہ لے آئیں، لوگوں کو مار دیں، پارلیمان خرید لیں، لوگوں کے خلاف قوانین بنا دیں، وہ قوانین بنا کر لوگوں کو اس کا شکار کر دیں، وہ قوانین بنا کر اپنے جرائم کو چھپا لیں، عوام کا لوٹا ہوا پیسہ۔ میں یہ بات کہتے ہوئے بہت پرفخر محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی لوٹی ہوئی دولت واپس کی، اور میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں، میں پاکستان کی اشرافیہ کو بتا رہا ہوں، اداروں کو بتا رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، پاکستان میں عوام کی حیثیت ہوتی تو مجھے آج یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ میری کوئی حیثیت۔ اب تو پھر عوام کی کیا حیثیت، عوام کا لوٹا ہوا پیسہ عوام واپس مانگے، اور لوٹنے والوں کو دینا پڑے گا۔ عوام کو پتہ ہے وہ کہاں کہاں پڑا ہے، عوام کو پتہ ہے وہ لوٹا ہوا پیسہ کس کس کا ہے، عوام کا پتہ ہے بے نامی کی جائیدادیں اور اکاؤنٹ کہاں کہاں ہیں اور کس کس کے۔ یہ مستقبل میں نہ چلے گا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، ایک طرف لوٹ کھسوٹ والی طاقت ہوگی اور ایک طرف اپنے لوٹنے والے اور حقدار عوام ہوں گے، اور یہ ہوگا، یہ پیسہ دینا پڑے گا۔ یہ ناجائز زمینیں حاصل کی، قبضے کی ہوئے، ایسا ہوتا ہے ایک صوبے میں، کسی صوبے میں، دوسرے میں، تیسرے میں کوئی چیف منسٹر آ گیا، اس نے زمینوں کی، سرکاری زمینوں اپنے کسی بڑے بزرگ کو یا عزیز کو معمولی قیمت پہ دے دی، ہزاروں ایکڑ زمین، وہ عوام کی زمینیں تھی، کون ہوتا ہے کسی کو دینے والا اور لینے والا، اور کم قیمت، کیا وہ زمینیں عوام
اور हारियों को और किसानों को काम के लिए छोटे छोटे खितों में 12 एकड़, 12.5 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ हुकूमत की तरफ से नहीं, वो उनकी अपनी जमीन है। जब वतन उनका है तो जमीन भी उनकी है, वो खरीद ली गई। हजारों एकड़ उनकी पहले जमीनें थी, लाखों एकड़ और हो सकता है लाखों में मुबालगा हो मेरी बात, तो हजारों, बहुत ज्यादा हजारों में। तो मैं ये पेशीन गोई कर कि ये चीज अवाम आपसे मांगेगी और ये मुस्तकबिल में होने वाला है। अभी तो सिर्फ इतना हुआ है कि लोगों ने उनको पहचाना है और रद्द कर दिया, वोट नहीं दिए। जुल्फकार अली भुट्टो जैसे सियासतदान की सियासी नस्ल खत्म हो गई, इसके बावजूद जो पीपल्स पार्टी रह गई उसको अवाम ने मरकज में कोई बड़ी अहमियत नहीं दी। मुस्लिम लीग नून एक बहुत ताकतवर, फौलादी और मालियाती जमात है। सियासत खरीदो फरोख्त और हाथ के तशद्दुद से करते हैं। जो कुछ अवाम के लिए फ़ायदा होता है वो बचा खुचा, इसको विंड फॉल कहते हैं जो उनके हाथों। मिसाल के तौर मोटरवे बन गया, बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी जायदाद है पाकिस्तान। भाई मेरा मोटरसाइकिल वहाँ नहीं जा सकता, मैं आपके मोटरवे को क्या करूँ? मेरा ट्रैक्टर नहीं जा सकता वहाँ से, मेरी गन्ने से भरी हुई ट्राली वहाँ से नहीं गुजर सकती, मेरा आटा शहर में ट्रैक्टर पे नहीं आ सकता, मेरी गाय भैंस वहाँ से गुजर के चारे के लिए नहीं जा सकती, पानी पीने नहीं जा सकती। मैं आपके मोटरवे को क्या करूँ? मुझे रास्ता दे, अवाम को रास्ता दे, वो मांग लेंगे आपसे। और मैं मुस्तकबिल में ये फील कर रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब में अहमद खालिद ये बात कह रहा हूँ कि लोग इस लुटी हुई दौलत को, लुटी हुई जमीनों को, लुटे हुए इख्तियार को वापस मांगेंगे। उसके बाद क्या ताल्लुकात बनते हैं कि जब लुटेरा भी लूट चुका हो और हकदार लुट चुका हो तो उनके ताल्लुकात को अच्छे ताल्लुकात कहना तो बहुत ही बड़ी गलत है। ये हमेशा बुरे ताल्लुकात, कत्ल के होते हैं, खून के होते हैं। रिस्क की छीना झपटी फसूल में नहीं होती, रिस्क की छीना झपटी जिंदगी होती है। आप कहेंगे कैसे जिंदगी होती है? मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के अवाम क्या खाते हैं? गंदम की रोटी खाते हैं, वो गंदम से बने हुए हैं, वही छीन ली जाए उनसे तो वो किससे मोहब्बत करें? उगाते हैं गंदम, और पाकिस्तान में गंदम की किल्लत हो ही नहीं सकती। मैं एलानिया कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में हर माहिर मईशत को, हर मुंतजिम को, हर आला अफसर को, हर सियासतदान को कि जिसको शक हो मेरे सवाल पर, इस जवाब पर कि पाकिस्तान में गंदम का कहत नहीं हो सकता, तो वो मुझसे पूछ ले कि फिर ये कहत क्यों होता है। किसान गंदम उगाता है, टकों की कीमत से उसको खरीद लिया जाता है और करोड़ों की कीमत से उसको फरोख्त कर दिया जाता है। जो थोड़ी सी बच जाती है उसकी कीमत मकामी मार्केटों में आवाम के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि कम होती है चीज, आटा कम होता है, कीमत ज्यादा हो जाती है, वो भी आवाम देती है। तीन तरह से आवाम लूट, एक तो पहले नाजायज जराए से लूट, गंदम की खरीदो फरोख्त, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और दीगर नाजायज जराए की वजह से लूट गए। फिर वही जो बच गया वो भी 2 गुना में 150 रुपये आटा बिका। पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं। मैं फिर से दावत देता हूँ पाकिस्तान के माहिरीन मईशत को, प्लीज अजरा करम अपना हक अदा करें और मेरे अवाम को, अपने अवाम को, आप भी अवाम है, मेरे माहिरीन मुआशियात, आप स्कॉलर्स हैं, आलिम हैं, दुनिया के तजिया कार हैं, लोगों को बताएं अपने तजिया के साथ। मैं तो माहिर मुआशियात नहीं हूँ, अदब का तालिब इल्म, लेकिन जब मुतसर होता हूँ अवाम की तरफ तो किसी भी आम आदमी का दर्द मुझे सताता है, क्योंकि वो मेरे अपने अंदर भी होता है। तो मैं अहमद खालिद ये बात तवील करने की बजाय इस मौजूद पे फिर कभी बात कर लूँगा। जब लोग लुटते हैं तो खुश नहीं होते, जब खुश नहीं होते तो नाराज, जब नाराज होते हैं तो मज़ाहमत करते, जब मज़ाहमत करते हैं तो फिर तसादुम करते हैं, जब तसादुम करते हैं तो फिर इनकलाब करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि यहाँ कल इनकलाब आ जाएगा, मगर ये रास्ता उसी तरफ है, वोटों का लुट जाना। आजकल के दौर में 2024 में जहाँ हर चीज बेपर्दा हो चुकी, सोशल मीडिया की वजह, मोबाइल फोन की बहुत सी ऐसी एप्स हैं जिनकी वजह से, कंप्यूटर की वजह से, इंटरनेट की वजह से, वहाँ फार्म 45 का और फार्म 47 का तजाद नजर। पीटीआई 80 नशिस्तों पे क्लेम कर रही कि उनके साथ जुल्म हुआ है और उनकी वो लूट ली गई, उनके वो कम कर दिए गए। मैं लियाकत से चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तरफ नहीं जा रहा कि उसने जो कुछ कहा, उसकी तफसीलात आएंगी तो समझ आएगी, कुछ उसका सच है, जाहिर है सरकारी है, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसका किरदार था, वो एक बहुत मुतसर कुन अफसर था। वो कहता है 70 हज़ार की लीड थी लोगों की, हमने खत्म करके क्या किया? 70 हज़ार की लीड हकदार की खत्म की, और नाजायज को 70 हज़ार की इजाफा किस तरह पेश कर दिया। उसने 13 मरकज की सीटों और 26 सूबाई सीटों की तादाद बताई है। मुझे नहीं पता उसका केस का क्या होगा, तफसीलात इदारे बताएंगे, अदालतें बनाएंगी, लेकिन अगर वो कमेटियां और इंक्वायरियां वही इदारे बनाए जिन्होंने ये काम किया है इंतखाब चोरी करने, तो फिर वो क्या इंसाफ? ये तो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में लाहौर में मॉडल टाउन का सानहा हुआ, 14 अफराद कत्ल हुए, किसी पे कोई केस ही नहीं हुआ, मुकदमा ही नहीं हुआ तो नतीजा कोई नहीं हुआ, फैसला भी कोई नहीं हुआ। वो खून किधर गया? फैज ने कहा था खून खाक नशीना था, रिज्क खाक नहीं। अवाम अब ऐसा नहीं। 80 सीटों की बात पीटीआई करती है, खोल दें उनको, तजिया करा दें उनको। इस तरह की बात में ना पड़े कि ये बहुत बड़ा काम है, इस बात में पड़े
کہ ہر سیٹ کا ایک خاص علاقہ ہے, اس کا خاص ایک ٹرننگ افسر ہے, اس کا چھوٹا سا علاقہ ہے, وہ اپنے علاقے کی اس سیٹ کا پورا تجزیہ ایک ایک ووٹ نکال کے آپ کو ایک ہفتے کے اندر 3 دن کے اندر پیش کر سکتا. اس کے پاس پورے ضلع کی اور کئی اضلاع کی مشینری ہوتی, کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, کمپیوٹر کی سہولتیں موجود. یہ تو ناممکن نہیں ہے کہ ان 80 سیٹوں پہ تجزیہ نہ کیوں نہیں ہو, لیکن اگر نہیں کریں گے تو اس کو لپیٹ لی, بددیانتی میں لپیٹ, سیاسی سرمایہ کاری میں لپیٹ لی, سیاسی اختیارات میں سے لپیٹ لی. اگر عوام ان چیزوں کو, تو یہ چیزیں ملک کے خلاف جاتی ہیں. جب اس طرح کے لوگ ملک میں عوام کا حق سے ان کو محروم کرتے ہیں, تو لوگ یہ ذات سادگی کی وجہ سے نہیں جانتے کہ ان کو کس آدمی نے اور کس ادارے نے محروم, وہ سیدھی سیدھی بات ملک کے خلاف کرتے. ان کا یہ لاجک ہوتا ہے کہ ادارے بھی تو اس لیے وہ اپنے ملکوں کے خلاف بھی ہو جاتے. بہت شکریہ آپ کے اوپینین کا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو وطن اور عوام کی اہمیت کا اور ان کے رشتے کی سمجھ آئی ہو. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور یوں ہی دیکھتے رہیے عوام کا پاکستان. شکریہ اور اللہ حافظ.